हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GMG क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पूरे NCERT बुक से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनकर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और आप लोग सूचित कर दूंगा जो अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं देखें तो कृपया चैनल के वीडियो सेशन में जा करके जितना भी बताया गया है फाइनल वीडियो जो पूरे NCERT बुक से वो फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सभी का देख लें ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट न जाए। तो चलता हूँ आज का बायोलॉजी का सेशन में। तो देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा कि एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया था। तो जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का जो खोज किया था वो किसने किया था, तो बता दूं दोस्तों कि किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात फ्लेमिंग ने किया था। सबसे पहले किसने, तो फ्लेमिंग ने किया था। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल के पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पुमंग कहते हैं। क्या पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पे। देखिए बहुत कम है, मतलब पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इस चैनल पे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागन को क्या कहते हैं। या न्यूथोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं, या काइरेप्टोफिली, या चिरेप्टोफिली, या हाइड्रोफिली कहते हैं। तो चमगादड़ ने बोला दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात काइरेप्टो या चिरेप्टो भी बोला जाता है। क्या काइरेप्टो या चिरेप्टो भी बोला जाता है, समझो। तो चिरेप्टोफिली या काइरेप्टोफिली, तो चमगादड़ के द्वारा परागन होता है उसको हम लोग काइरेप्टोफिली या चिरेप्टोफिली कहेंगे। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन का जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अंडकोश से होता है। किसको, अंडकोश से नर में, क्या मानवों के नर में उत्पन्न होता क्या, हार्मोन उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोले कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। जो अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है, विकसित होता है, उसको उसे हम लोग क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे, अंडाणु कहेंगे, प्रोस्टेट कहेंगे, या अंडवाहिनी कहेंगे। तो इसका जाहिर सी बात है कि क्या बोल रहा है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न। तो जब अंडाशय बोल ही दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अंडवाहिनी हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया अंडवाहिनी। आगे चलते हैं छठा हो गया, पांचवा हो गया छठा पे। छठा के जन्म बोल रहा है कि शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। शुक्राणु जनन जो प्रेरित होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ACTH के द्वारा शुक्राणु जनन प्रेरित किया जाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के साया उपाय है। मतलब कि संतान जिस समय उत्पन्न हो रहा है उसमें जो नियंत्रण करने के लिए उसका साया जो उपाय है वो क्या है। हार्मोनल विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, या प्राकृतिक विधियां हैं, या इनमें से सभी विधियां हैं। तो बता दो दोस्तों कि संतानोत्पत्ति का जो समय साया उपाय जो लगाया जाता है वो सभी हो गया, इनमें से सभी। हार्मोनल विधि भी हो जाएगा, प्राकृतिक विधि भी हो जाएगा, और यांत्रिक विधि भी हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है कि प्रखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। स्त्री के शरीर में जो किस तरह के भ्रूण को अवस्था में शरीर को रोपित किया जाता है। तो बता दें दोस्तों कि 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अर्थात कितना, तो 32 कोशिकीय अवस्था में उसमें क्या, तो संतानों उत्पत्ति के लिए, शिशु को उत्पत्ति के लिए प्रखनली में हम लोग रोपित कर पाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन बोल कि परागन है। परागन क्या है, गुरु बीजाणु है, लघु बीजाणु है, या नर युग्मक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं दोस्तों कि जो परागन होता है वो क्या होता है, तो वो पाया जाता है लघु बीजाणु होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात लघु बीजाणु। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं पूरे NCERT बुक से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 10वां पे। 10वां क्वेश्चन है कि मानव रुधिर AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या उपस्थित होता है और क्या अनुपस्थित होता है, उसको हम लोग को बताना है। तो बताओ दोस्तों कि मानव रुधिर A वर्ग में क्या उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात एंटीबॉडी अनुपस्थित होते। क्या, एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होता है, अनुपस्थित, मतलब उसमें उपलब्ध नहीं रहते हैं। उपलब्ध कौन कौन रहते हैं AB में, तो AB में रहता है एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। अच्छा
और एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी यहाँ सी कर दीजिए, यहाँ बोल रहा कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, यहाँ दिया गया वही। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 11वां पे, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है वो क्या है, चलिए इसको सबसे पहले आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, हर एग्जाम के लिए सामने ऐसा बायोलॉजी पूछ देता है और सभी को ही गड़बड़ा जाता है जरूर, क्योंकि हम खुद गड़बड़ा गए हैं इसके बारे में। तो बताओ दोस्तों कि मेंडल के नियम का जो अपवाद था वो था ऑप्शन सी था, सह लगानता। देखिए कोई में क्या देगा, कोई में देगा युग्मक की शुद्धता और कोई में दे देगा स्वतंत्र अपव्यूहन, लेकिन आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, अपवाद में जो बोलता है वो क्या हो गया, तो सह लगानता हो गया दोस्तों। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 12वां पे, 12 बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस की क्रिया कब संपन्न होता है। क्रॉसिंग ओवर का जो क्रिया संपन्न होता है वो कब होता है, पैकिटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है या विभाजनांतराल में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बता दो दोस्तों कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पैकिटीन की में संपन्न होता क्या, क्रॉसिंग ओवर। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला, बहुत लॉन्ग था लगता है कि चलिए थोड़ा सा छोड़ा कर दिए हैं। 13वां चल दोनों आ गया, 13वां 14वां एक ही में। देखिए 13वां क्वेश्चन बोल रहा था कि नर मनुष्य में ए बी देखिए यहाँ दोनों कैपिटल दिया गया है, फिर दोनों एगो कैपिटल एगो स्मॉल दिया गया है। इस तरह से बोल रहा कि जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए हैं, तो उस व्यक्ति का जो जीनोटाइप होगा उसमें कौन सा जीनोटाइप पाया जाएगा। तो जब ऐसा पूछ रहा है तो उसका जीनोटाइप कौन होगा, तो ए पहले कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन में ही वैसा दिया हुआ था, समझे, कैपिटल और स्मॉल करके, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 14वां पे। 14वां क्वेश्चन है कि डीएनए क्या लिखा गया यहाँ, डीएनए डी चलिए लिख देते हैं, डीएनए से एमआरएनए क्या बोल रहा है, एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड, और एमआरएनए का है मैसेंजर राइबोन्यूक्लियस एसिड। तो इसमें जो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसको। क्या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर हो गया उस साइड से उस साइड, डीएनए से एमआरएनए बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों 15वां पे। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। बोल रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया था वो कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे। तो बता दूं कि 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जैकब तथा मोनार्ड ने सबसे पहले ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, जैकब तथा मोनार्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडॉन है, क्या चेन समापन कोडोन है। तो बता दूं दोस्तों कि 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएए। क्या यूए है जे यूरेसिल एडेनिन एडेनिन सब क्या है, तो चेन समापन कोडोन के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है कि जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उससे क्या कहते हैं। जो जीव, अब क्या जीव नहीं बल्कि जीन बोला, जो अपना स्थान बदलते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बता दो दोस्तों कि जो स्थान बदलते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात ट्रांसपोसेंस जीन, क्या ट्रांसपोसोन्स जीन कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 18वां पे। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, इन चारों ऑप्शनों में से जो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है वो कौन है। तो 18 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात न्यूक्लियोटाइड का। किसका है, न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर है वो किसका है, तो न्यूक्लियोटाइड का है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसको करते हैं दोस्तों, लघु बीजाणु धानियों को करता है या नर युग्मकोद्भिद का करता है या नर युग्मकों को या लघु बीजाणु पर्णों को करता है। देखिए यहाँ धानियों लिखा है और यहाँ लघु बीजाणु पर्णों लिखा है। तो बता दो दोस्तों 19 का राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लघु बीजाणु पर्णों को करता है कौन, पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता है जो लघु बीजाणु पर्णों को करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 19वां हो गया 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन भी तो कुछ इस प्रकार से है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन
स्त्रावित करता है? जो संक्रमित, जो क्या बोल संक्रमित विषाणु होता है वो कौन सा प्रोटीन स्त्रावित करता है? तो बता दो कि कौन सा करता है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी करता है। मतलब कौन? एंटी एंटी ल्यूकिन भी करता है, इंटरफेरॉन भी करता है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी करता है, ये सभी करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 21 पे। 21 में बोल रहा है दोस्तों कि फाइलेरिया रोग का वाहक है, फाइलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन सा मच्छर है? नर क्यूलेक्स मच्छर है, या नर एनोफिलिस मच्छर है, या मादा क्यूलेक्स मच्छर है, या मादा एनोफिलिस मच्छर है दोस्तों। तो फाइलेरिया रोग में क्या होता है? मोटापा, जिसको हाथी रोग भी कहते हैं। क्या? मोटापा, मोटापा या हाथी रोग। देखे होंगे आप लोग कि किसी का, जो व्यक्ति का कोई एक पैर है जो मतलब हाथी की तरह मोटा हो गया है, या हाथ है वो हाथी की तरह मोटा हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। तो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा उत्पन्न होता है और उसी से फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मतलब हाथी रोग। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोला कि HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बीटा कोशिका पर, टी कोशिका पर, या एपोथेलियमिक कोशिका पर, या टी हेल्पर कोशिका पर दोस्तों। तो 22 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा था। टी हेल्पर कोशिकाओं पर जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो आक्रमण करता है, अटैक करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 23 पे। 23 बोल रहा कि इनमें कौन वायरस जनित रोग है? मलेरिया है, पोलियो है, हैजा है, या गुद्दा द्वार में समस्या है? किससे वायरस जनित, मतलब वायरस के साथ, वायरस के लिए से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात पोलियो है जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या? पोलियो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी दोस्तों। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में कुछ इस प्रकार से है कि अम्लीय वर्षा के कारण है। अम्लीय जो वर्षा उत्पन्न होता है, मतलब वर्षा के साथ अम्लों का गिरना, हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो हम लोग वर्षा का जो कारण होता है दोस्तों कौन होता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात NO2 तथा SO2। NO2 तथा SO2 का बरसना ही अम्लीय वर्षा कहलाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 25 पे। 25 में बोला कि निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन है कौन है? स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, सिनेडेस्मस है, या उपयुक्त सभी है? तो 25 को बता दूं कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात क्लोरेला है। क्या? एकल कोशिका प्रोटीन कौन है दोस्तों? तो क्लोरेला हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 26 पे। 26 में बोले कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं हम लोग? ईस्ट का करते हैं, या लैक्टोबैसिलस का करते हैं, या PMV का करते हैं, या अमीबा का करते हैं दोस्तों। तो बता दूं कि शराब उद्योग में किसका करते हैं हम लोग? तो शराब उद्योग में उपयोग किया जाने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो ईस्ट होता है, जीस्ट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 27 पे। 27 के जो कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। बोल रहा कि जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? जीन गन जो उपयुक्त है इनमें से वो किन के लिए उपयोग है? तो ये किन के लिए होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात संवाहकों के साथ। क्या? संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योज्य DNA का निर्माण करने के लिए जीन गन का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों 28 पे। 28 में बोल रहा है 28 में कि PCR विधि है पॉलीक्लोराइड विनाइल को जी पॉलीविनाइल क्लोराइड उसको बोलते हैं। तो किस विधि है जो किसके लिए विधि है? DNA संश्लेषण में, या प्रोटीन संश्लेषण में, या एमिनो अम्ल के संश्लेषण में, या DNA संवर्धन में, मतलब उसका आवश्यकता होता है वो किस में होता है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात DNA संवर्धन में पॉलीविनाइल क्लोराइड का आवश्यकता पड़ता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 29 पे। 29 में बोला कि पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के निकट का जो वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है, ट्रोपोस्फियर बोलते। क्या? पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र ट्रोपोस्फियर कहलाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 30 पे। 30 में बोल रहा है
30 में इस प्रकार से देखिए, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, किसी आबादी का जो स्वरूप निर्भर करता है वो किस पे करेगा, वितरण पे, घनत्व पे, जातीय रचना पे या उपयुक्त इनमें से सभी पे। तो बता दूं कि 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी पे, मतलब वितरण पे भी, घनत्व पे भी और जातीय रचना पे भी। किसका, तो किसी आबादी का जो स्वरूप निर्भर करता है वो सभी पर करता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों 31वां पे। 31वां क्वेश्चन है कि मानव संरचना का अध्ययन कहलाता है, मानव जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है या कैलोग्राफी कहलाता है। तो बता दूं दोस्तों कि मानव जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अर्थात डेमोग्राफी कहलाता है। क्या, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 31 पे। 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पौधा, क्या बोल रहा है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। राइजोफोरा होगा, बबूल होगा, चीड़ होगा या क्या बोल रहे टेक्टोना होगा। तो बता दूं कि पौधा जो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाने वाला जो पौधा है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात राइजोस्फोरा। राइजोफोरा कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात राइजोफोरा हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोले कि इनमें कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। और बता दूं कि भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट कितना है, तो वो है 34 अर्थात 34 गो है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन है, अरावली है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है या इंडो गैजेटिक मैदान है। तो बता दो दोस्तों कि 33 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात पश्चिमी घाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 34वां पे। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मिट्टी को जो अपरदन हो रहा है उसको हम लोग किस प्रकार से रोकेंगे। तो 34 का राइट आंसर हो गया दोस्तों श्रेष्ठ पादप आवरण से। क्या, श्रेष्ठ पादप आवरण से हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आगे चलते हैं 35वां क्वेश्चन पे। 35वां बोल के अतिसार नामक रोग होता है। अतिसार नामक जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बता दूं कि 35 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा अतिसार उत्पन्न होता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 36 पे। तो 36वां क्वेश्चन बोल कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। चलिए यहाँ विशेष ध्यान देना, क्या बोल रहा है, कायिक प्रवर्धन नहीं है उसे चूज करके हम लोग को बताना है। प्रकंद है, चूसक है, शाखा है या चल बीजाणु है जो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन है भाई, तो बता दूं कि 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात चल बीजाणु है जो क्या कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों आपका 37वां क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का जो कार्य वर्ग है वो क्या है। तो बता दूं कि इसका जो कार्य होता है वो होता है भ्रूण को पोषण देने का, भ्रूण को क्या पोषण प्रदान करना भ्रूणपोष का कार्य होता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 38वां क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन क्या, कौन सा फल का पुष्पासन खाया जाएगा। शरीफा का, सेब का, नारंगी का या लीची का। तो बता दूं कि 38 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो जाता था। तो सेब को क्या खाया था, तो पुष्पासन खाया जाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। लीची दिया है तो लीची का क्या खाया था, तो लीची का हम लोग को पता है कि एरिल खाया जाता है। कौन सा भाग खाते हैं, तो एरिल वाला भाग खाते हैं लीची को, लेकिन पूछ रहा था पुष्पासन, तो पुष्पासन हो गया सेब का। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 39वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का जो सबसे बड़ा केंद्रक होता है वो कौन होता है। तो राइट आंसर हो गया 39 का ऑप्शन ए, अर्थात नलिका केंद्र होता है। क्या, नलिका केंद्र है जो क्या परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं आपका 40वां क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन बोला गैमीट निर्माण को कहते हैं। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। तो बता दूं कि 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात गैमीटोजिनेसिस कहते हैं। गैमीट के निर्माण को क्या बोलते हैं, तो गैमेटोजिनेसिस कहते हैं। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 41वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोल के मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पोरोसाइट में ऑटोसोम की जो संख्या होता है वो कितना होता है। ऑटोसोम यहाँ कहा बोला है, ऑटोसोम की जो संख्या पूछ रहा कितना होता है। तो बता दूं कि 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 44। ऑटोसोम की संख्या क्या होता है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या से 2 कम होता है, अर्थात कितना, तो 44 हो गया। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए।
आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 42वां क्वेश्चन पे। तो 42वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि होने से उसका जो दुष्परिणाम होता है वो क्या होता है। आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी या उपयुक्त सभी। तो बता दूं कि 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अर्थात जनसंख्या अगर अधिक वृद्धि होगी उसमें क्या, आय में भी कमी हो जाएगा, जमीन में भी कमी हो जाएगा और खनिज पदार्थों में भी कमी हो जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं आपका 43वां क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि इनमें कौन यौन संचारित रोग है, यौन से होने वाला जो रोग है वो कौन है। खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है या टाइफाइड है। तो बता दूं कि 43 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गोनोरिया। क्या गोनोरिया है जो क्या है, यौन संचारित रोग है। गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब क्या है, यौन से संचारित होने वाला ला इलाज रोग है। आगे चलते हैं 44वां क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन पर RU486 दवा प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो दवा का नाम है RU486, इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो कहाँ किया जाता है। तो बता दूं कि 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गर्भपात कारक रूप में। क्या गर्भपात मतलब गर्भ से रिलेटेड रोग में प्रयोग किया जाता है। RU486 का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे, 45वां क्वेश्चन पे। 45वां बोला कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। क्या अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में कितना उसका अनुपात होता है। तो बता दूं कि 45 का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात 1:2 होगा। कितना, 1:2 होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं आपका अगला 46वां क्वेश्चन पे। 46वां क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है। चलिए इसको भी ध्यान देना, क्या नहीं है उसको बताना है। तो बता दूं कि 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, जो मेंडल का नियम का व्यापक नहीं, अर्थात अपवाद के रूप में कौन आएगा, तो यही आएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए अपवाद नहीं, थोड़ा सा इसमें डिटेल कर देता हूँ। इसमें क्या अपवाद नहीं पूछ रहा है क्या, लेकिन आप लोग अपवाद में भी इसी को मार देते, लेकिन ये अपवाद में नहीं होता, बल्कि ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ रहेगा वहाँ इसका राइट आंसर होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपवाद के अंतर्गत दूसरा आता है क्या, सह लगानता आता है। आगे चलते हैं 47वां क्वेश्चन पे। 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर कौन सा अवस्था में होता है। तो बता दूं कि 47 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पैकिटीन की अवस्था में। क्या, पैकिटीन की अवस्था में हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 48वां क्वेश्चन पे। 48वां क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। आनुवंशिकता का जो जनक है वो कौन है। ह्यूगो डी ब्रीज है, मोर्गन है, डार्विन है या मेंडल है। तो बता दूं कि 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात आनुवंशिकता के जनक के अंतर्गत किनको बुलाता है, तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को बुलाता है। उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना आनुवंशिकता को वर्णन किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 49वां क्वेश्चन पे। 49 में बोले कि डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। पहले इसका पीछे भी देखें क्या, कि डीएनए से क्या mRNA मैसेंजर RNA बनने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का। क्या, अभी पीछे देखे थे तो ए देखे थे, था ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या, डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 50वां क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है। तो राइट आंसर हो गया 50 का ऑप्शन ए था, तो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आता है कौन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 51 का जो राइट आंसर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। बोले कि संक्रमित पेयजल से साफ फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है। मतलब कि संक्रमित, क्या संक्रमित जो मतलब कि गंदगी से, मतलब कि गंदा जल से जो फैलने वाला रोग है वो कौन होगा। टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा, फाइलेरिया होगा या काला ज्वर होगा। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था, टाइफाइड बुखार होता, समझे, तो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये होगा। क्या, संक्रमित पेयजल मतलब गंदगी, गंदा जल से जो उत्पन्न होने वाला वो टाइफाइड होता है और बहुत दिन तक चलता है, समझे। आगे चलते हैं 52 पे। 52 में बोला कि मलेरिया रोग फैलता है। मतलब मलेरिया रोग जो फैलता है वो कौन सा मच्छर के काटने से फैलता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मादा एनोफिलिस मच्छर को काटने से क्या मलेरिया रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे
53 पे 53 नंबर सिंड्रोम का अर्थ है। सिंड्रोम का जो अर्थ होता है वो क्या है? रोग अवस्था है, या संक्रमणकारी की उग्रता है, या मैलिग्नेंसी है, या लक्षणों का समूह। किसका? सिंड्रोम। सिंड्रोम तो बता देता कि इसी में सिंड्रोम देता है, एगो देता है डाउन सिंड्रोम देता है। क्या? डाउन सिंड्रोम देता है। लेकिन हम लोग को डाउन नहीं पूछा बल्कि डायरेक्ट पूछ रहा है सिंड्रोम का अर्थ। तो 53 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात लक्षणों का समूह। क्या? लक्षणों का समूह होता है सिंड्रोम का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला 54 बोला कि कैंसर बीमारी का उपचार है। मतलब कैंसर बीमारी का जो उपचार करता है वो किसके द्वारा? शल्य चिकित्सा के द्वारा करते हैं, या कीमोथेरेपी के द्वारा करते हैं, या रेडियोथेरेपी के द्वारा करते हैं, या इन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो बता दूं कि 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। रेडियोथेरेपी के द्वारा हम लोग कैंसर बीमारी का उपचार करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 55 पे। 55 में बोला कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनता है जिसको किसका होता है प्रयोग? तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता होगा किसका, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 56 पे। 56 में बोला कि प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक औषधियाँ है, या टॉक्सिन है, या पादप है, या सिरप है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात औषधियाँ। क्या? प्रतिजैविक औषधियाँ के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे 57 पे। 57 में इस प्रकार से बोल रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा होता है, या ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है, या HMP के द्वारा होता है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। मतलब तो बोला लैक्टिक अम्ल। तो बता दूं कि लैक्टिक अम्ल जो उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, वो होता है दोस्तों किण्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या? फलों को रस के किण्वन के द्वारा प्राप्त किया था। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 58 पे। 58 में बोला कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग बोल रहा है हवा के द्वारा, जल के द्वारा, या कीटों के द्वारा, या संपर्क के द्वारा। तो बता दूं कि क्षय रोग का जो संक्रमण होता है दोस्तों वो होता है हवा के द्वारा होता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया था। तो हवा के द्वारा क्षय रोग का मुख्यतः संक्रमण होता रहता है। आगे चलते हैं 59 पे। 59 का क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। उसके समस्त जीन एवं अलील का क्या कहलाते हैं? जीन प्रवाह कहलाते हैं, जीन बैंक कहलाते हैं, जीन कोष कहलाते हैं, या अनुवांशिक अपवाहन कहलाते हैं। तो बता दूं कि 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जीन कोष कहलाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 60 पे चलते हैं। 59 हो गया था, 60 पे चलते हैं। 60 में बोल रहे कि भ्रूण पोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं। मतलब भ्रूण पोषीय जो बीज पाए जाते हैं उनमें से किस में पाए जाएंगे? अरंडी में, जौ में, नारियल में, या उपयुक्त इन तीनों में। तो बता दूं कि 60 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी में भ्रूण पोषीय बीज पाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 61 पे। 61 में बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। 61 में इस प्रकार से बोला कि यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बता दूं दोस्तों कि 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात विषमजात प्रोटीन कहलाता है। क्या? विषमजात प्रोटीन कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 62 में बोल रहा है कि कराइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? मतलब कराइजीन बॉल कृमि से कौन सा फसल को सुरक्षित बचाया जा सकता है? कपास को, आम को, चाय को, या गेहूं को? तो बता दूं कराइजीन के द्वारा जो सुरक्षित किया जाता है वो कपास को किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात कपास हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 63 पे। 63 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? किसका मानव में जो प्रोटीन का उपचार किसके लिए? हैदा के लिए, चेचक के लिए, इम्फीसीमा के लिए, या गठिया के लिए? तो बता दूं कि 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इम्फीसीमा के लिए मानव प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 64 में। 64 बोला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का जो मानक समय है वो मानक जो डेसिबल है वो कितना है? तो 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात 20 से 30 डेसिबल WHO के अंतर्गत का शुद्ध मानता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 65 पे।
65 नंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को पता होगा कब, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 66 पे। 66 में बोला कि निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? अमरबेल है, लैंटाना है, निपेंथिस है, या इनमें से सभी है? तो बता दूं कि 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात निपेंथिस है, जो क्या संकटग्रस्त स्पीसीज के अंतर्गत आता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 67 पे। 67 में बोल रहा है कि भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है? क्या वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है? लगभग 8.8% है, या 2.4 है, या 2.2% है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं कि 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, अर्थात लगभग 8.1% हो जाएगा वैश्विक जातीय विविधता का परसेंट। आगे चलते हैं दोस्तों 68 पे। 68 नंबर गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है, बिहार में है, बंगाल में है, बिहार में है, या गुजरात में? तो गेंडा कहाँ है? गेंडा तो राइट आंसर हो गया दोस्तों 68 का ऑप्शन है, अर्थात असम में है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। असम में गेंडा अभयारण्य प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं दोस्तों 69 पे। 69 नंबर का रेड डाटा बुक्स, चलिए फिर से देखते हैं थोड़ा सा। बोल रहा कि रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन जो था, रेड डाटा बुक में किसका रखा जाता है? तो जो विलुप्त के कगार पर है या विलुप्त हो चुका है उसको हम लोग रेड डाटा बुक में हम लोग संग्रहित करके रखते हैं कि ये जो जीव था जो विलुप्त हो चुका है। जैसे कि मैं भारत से क्या, तो चीता विलुप्त हो चुका है, जैसे डायनासोर हो गया, समझे? और ऐसा बहुत मनी है जीव जो विलुप्त हो चुका है, उसी का जो सूची बनाने के जो संगठन था उसको नाम क्या था? तो 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात IUCN हो गया। IUCN होगा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 70 पे 70 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 70 ही NCERT से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ था। पर ओजोन स्तर पाया जाता है, ओजोन स्तर किस में पाया जाएगा? ट्रोपोस्फियर में, या एक्सोस्फियर में, या मीजोस्फियर में, या स्ट्रेप्टोस्फियर में? तो बता दो 70 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात हो जाएगा स्ट्रेप्टोस्फियर में ओजोन स्तर पाया जाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं, आगे बस इतना ही, मात्र 70 क्वेश्चन ही था, बाकी आगे समाप्त हो गया। तो आप लोग बताएंगे कि कैसा ऑब्जेक्टिव आप लोग का कैसा लगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। मैं हूं दोस्त आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।